गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 11 सितंबर है, तो डीएनए डेली न्यूज पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इनके साथ साथ निबंध के कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है। जो यूपीएससी के साथ पीसीएस, अगर आप लोग बीपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, एमपी पीसीएस दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश पीसीएस दे रहे हैं, तो जैसे हिंदी स्टेट पीसीएस देते हैं तो उसमें करेंट अफेयर्स को लेकर जो आप लोगों के सामने समस्या आती है, उसी समस्या का निदान करने के लिए हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे डिस्कशन टॉपिक कौन कौन सा है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर शामिल किया गया है रिसर्च इकोसिस्टम में अवरोधों की पहचान कर उसे दूर करने की बात की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो यह क्या है, इसके संदर्भ में हम बातें करेंगे जी। रिसर्च इकोसिस्टम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और रिसर्च इकोसिस्टम में क्या बातें की गई थी, भारत में अनुसंधान और विकास और तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पहल क्या क्या की गई है, साथ ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की अपेक्षाएं क्या है उससे की गई है जो देश में बदलाव लेकर आएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के कार्य क्या हैं, और जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बोर्ड कौन है जिसकी वार्षिक बैठक पहली बार हुई है। यह पहली बार इसकी बैठक हुई है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह आपके एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को कवर करेगा, जिसमें हम पीटी की भी बात करेंगे, मेंस की भी बात करेंगे और इंटरव्यू की भी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना दिवस मनाई गई है, तो उसमें हम चीज़ों को देखेंगे, उसमें नवीन अवधारणा क्या डेवलप की गई, साथ ही देखेंगे साइबर हमला क्या है, भारत के समक्ष विद्यमान प्रमुख साइबर खतरे कौन कौन से उभर कर सामने आए हैं, और साथ में भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल कौन कौन सी की गई, नीतियां कौन कौन सी लागू की जिसके आधार पर हम साइबर हमलों की सुरक्षा कर सके। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहेगा जो आपके पॉलिटी के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक नहीं वैधानिक अधिकार के तौर पर चिन्हित किया गया है हाईकोर्ट किसके द्वारा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। तो इस प्रकार की टिप्पणी जो की गई आपके चीज़ों को संदर्भ करता है ये पॉलिटी के पार्ट में, तो इसे हम समझेंगे पीटी मेंस एस्पेक्ट के संदर्भ में। साथ ही देखेंगे स्वच्छ परिवहन पर ध्यान दे ऑटो उद्योग, तो इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा यह भी बोला गया स्वच्छ परिवहन, हम पेरिस क्लाइमेट के बाद की बातें कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्वच्छ परिवहन की बात हो रही है, तो इसी के संदर्भ में बातें हम देखेंगे, संबंधित इससे न्यूज निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, नौसेना अभ्यास महासागर 2024 आयोजित किया जा रहा है, किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है, यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अंतिम समय तक बने रहिए। आज के संपादकीय में हम चर्चा करेंगे आसान नहीं दिख रहा है जीएम की नीति बनाना। जीएम फसलों के जो उत्पादन के लिए जो बातें की जा रही है, लगातार चर्चाएं परिचर्चा होती रही हैं, उसमें हालिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए उससे संबंधित हम तथ्यों की जांच करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे पड़ोसी देशों के साधने की चुनौती। तो पड़ोसी देश जो भारत का पड़ोसी देश है उसके साथ हमारी नीतियां कैसी होनी चाहिए, उनकी विषम परिस्थिति में हम कैसे अपने बड़े भाई की भूमिका में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, साथ ही साथ हमारी कूटनीतिक और जो वैदेशिक नीति का तालमेल हम कैसे स्थापित करें, इन सभी मुद्दे पर चर्चा आज के संपादकीय में हम करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लाइक से सब्सक्राइब हमें विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, टेलीग्राम आपको, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर और इंस्टाग्राम फेसबुक पर, आप जहां भी अवेलेबल हो। केवल कंटेंट देखने के लिए युक्ति आइज को फॉलो कीजिए, इसके अलावा युक्ति आइज पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ओनली वन कंटेंट मिलेगा। हम 100% संतुष्टि के साथ कार्य कर रहे हैं। जो भी अभी तक हमने वीडियो अपलोड किया उसमें 99.9% हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि हम शुरुआती दौर में चल रहे हैं और भी अतिरिक्त कार्य करते हैं, जिसके वजह से हम संपूर्ण फोकस नहीं कर पा रहे युक्ति आई इस पर हालांकि धीरे धीरे चीज़ें हम लोग बदल रहे हैं। नई टीम जुड़ी है तो लगातार प्रयास हो रहा है। आप लोगों को जो यह गारंटी हमारे द्वारा दिया गया है वो अन्य टीम के मेंबरों के द्वारा भी उपलब्ध कराया जाए। जल्दी चीज़ों को लाइक से सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा और देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ पंच तत्व, अगर बीपीएससी में अगर सफल होना है तो इस पंच तत्वों को आपको जरूर समझने की आवश्यकता है। प्रीलिम्स के लेकर भूमि धारणा लेकर आया गया, ये अग्नि कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको जल अवधारणा के तहत लाया गया है, और वायु जो करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है, बिना वायु के आप जीवित नहीं रह सकते हैं, करंट अफेयर्स वैसा ही कॉन्सेप्ट काम करता है सिविल सर्विस के एग्जाम में। उसी तरह आकाश इंटरव्यू, अगर जैसे इंटरव्यू पैनल में आप जाते हैं और वहाँ से सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए खुली आसमान है, नहीं तो वो
जमीन की और आपको फिर से जीरो लेवल पहुंचा देता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो लेकर आया गया है ना, हर स्टेज पर ये 5 स्टेज पर 5 तरीके से जो प्लेटफॉर्म आप लोग को दिया जा रहा है, इसके अवधारणा को आप लोग समझिएगा। इसके लिए वीडियो बनाया गया है, तो आप जाकर ऐप पर जरूर देख लीजिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार कोड को स्कैन जरूर कीजिएगा। युक्ति है इसके किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, MCQs टेलीग्राम चैनल हो, या और भी जो लिंक उपलब्ध कराए गए, इसके 1 बार कोड से आप स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करने के लिए गूगल स्कैनर का आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल स्कैनर आपके मोबाइल में होता है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, डू यू नो फैक्ट आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है दोनों माध्यम में। तो यह लगातार कराया जा रहा है, आप लोग को 365 दिन यह उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात 365 टॉपिक आपके पास कवर होंगे यह सीरीज के तहत। जिसमें हम बात करें आज के टॉपिक में खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में, तो इस पर मैंने कल चर्चा भी किया था। इसमें 9 सितंबर 2024 को बैठक की गई भारत के विदेश मंत्री और जो अरब खाड़ी जो आपको जो GCC के सहयोग सदस्य हैं, उसके कुल 6 सदस्यों के विदेश मंत्रियों का, तो इस पर चर्चा हम कर रहे थे। इस पर कल मैंने विस्तृत रूप से आपको वीडियो एनालिसिस भी कराया था। तो इस तरीके छोटे छोटे जो टॉपिक है आप उसको जरूर कवर कीजिएगा। सबसे पहले आपको यह व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, जो आपको हम युक्ति है इसके व्हाट्सएप चैनल पर RFE से बार कोड को स्कैन करके आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, अगर सबसे पहले प्राप्त करनी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज पर आते हैं। देखिए, रिसर्च इकोसिस्टम की अवधारणा को पहचान कर दूर करना होगा। तो सबसे पहले रिसर्च इकोसिस्टम क्या होता है आप समझिएगा। मैं हमेशा बात करता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। मैं किसी भी क्षेत्र में, या जब भी मान लीजिए आप नवीन क्षेत्र का पुनरुद्धार करना चाहते हैं, या पुराने क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना चाहते हैं, तो आप अगर 100 रुपया लगा रहे हैं, उसमें से आपको कम से कम 30 से 40 रुपया आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाने चाहिए। क्यों? यह परसेंटेज आपको क्या कराएगा, आपको खर्च को कम कर देगा। आने वाले समय में क्या करेगा, आने वाले समय नवीन प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़कर रखेगा आपको सारे। उसके आगे क्या करेगा, जो भी आपको ड्रॉबैक होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव की बात हो रही है, उन सभी तथ्यों को इसकी जांच करेगा। साथ ही साथ हम समय के साथ और विश्व के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों को क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। रिसर्च इकोसिस्टम यह काम करता है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं रिसर्च इकोसिस्टम के संदर्भ में, सिंपल सा उदाहरण मैं आप लोगों को दूं तो, कि हमें स्वच्छता को लेकर क्या करना है, स्वच्छता को लेकर कार्य कर रहे थे, है ना, स्वच्छता को लेकर। इसके लिए हमने रिसर्च इकोसिस्टम का डेवलप किया। पहले हमने प्राथमिक स्तर पर क्या किया, प्राथमिक स्तर पर जागरूकता का अभियान चलाया, बच्चों तक इसे जोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद हम क्या किए, मैन्युफैक्चरिंग का काम किया, जिसमें हम उत्पादन किए किसका, प्रोडक्ट्स का। जो प्रोडक्ट्स क्या था, आपको स्वच्छता से संबंधित था। उसके बाद उसका प्रायोगिक प्रयोग किए, जिसमें हम प्रायोगिक प्रयोग का अर्थ मतलब कि बड़े बड़े हस्तियां जो आपके क्षेत्र के हैं, आपके आइडियल, उनसे प्रचार करवाए, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना। तो इस तरीके से इकोसिस्टम ने स्वच्छता को क्या किया, वर्तमान में किस तरीके से लाया, आपको बेहतर रूप से सामने प्रस्तुत किया। जैसे आप आज से 10 साल पहले स्वच्छता को लेकर जाइए कि रेलवे स्टेशन की बात कर ले, और भी स्थलों की हम बात कर ले, सार्वजनिक स्थलों पर उसकी कितनी खास्ता हालत हुआ करती थी। आज वही रिसर्च इकोसिस्टम क्या करता है, स्वच्छता में क्या करता है, बेहतर प्रबंधन करता है। यही इकोसिस्टम के लिए जो किया गया कार्य है ना रिसर्च के क्षेत्र में, वो रिसर्च इकोसिस्टम कहलाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसकी। देखिए, आपको नवगठित जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसकी गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस पर क्या किया, सुझाव कुछ दिया। जैसे इसका उद्देश्य क्या है इस रिसर्च फाउंडेशन का, कि उद्योग, शिक्षा, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करना, वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों के साथ उद्योग, राज्य सरकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये सब इस संगठन का काम है। यह देखिए 2019 में जब 106वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, उसी समय से इसकी चर्चा इस फाउंडेशन की हो रही थी कि वहाँ से स्थापना, ऐसा कोई हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अनुसंधान फाउंडेशन हो जो इसी से रिलेटेड काम केवल करे। तो 2019 में चर्चा हुई, 2021 में, हालांकि 2019 में फिर कोविड आ गया, उसके स्थितियाँ हमारे हाथ से बाहर थी। 2021 में फिर इसकी चर्चा होती है और 2023 में इसमें बिल लाया जाता है और इसकी स्थापना की जाती है। तो यह कालखंड लगातार रूप से चला रहा और चीज़ें
आपके सामने है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो गवर्निंग बॉडी में जो रणनीति विकसित की है 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप चाहिए। अब ध्यान रखिएगा 2047 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम वहां पर 100 वर्ष पूरा कर रहे हैं आज़ादी का। तो इसलिए सारे लक्ष्य, जो सभी लक्ष्य बनाए जाएंगे ना सरकार के, प्रशासन के, सरकार के, हम सरकार की केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, सभी केंद्र बिंदु या संस्थाओं की बात करें, सभी इसी के संदर्भ में बात करेगा 2047 के संदर्भ में। तो इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम आगे बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिफारिश की गई थी कि वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च स्तरीय रणनीति की दिशा में प्रदान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नाम का एक शीर्ष निकाय की स्थापना की गई, जिसकी कुल अनुमानित लागत 5 वर्षों की अवधि के लिए 2023-28 के लिए आपको ध्यान रखना है 50,000 करोड़ आवंटित किए गए, जो आपको 2019 से चर्चा में आती है, 2021 में आती है, फिर उसके बाद 2023 में इसकी स्थापना हो जाती है। कितने चुकता पूंजी से? 50,000 करोड़ के चुकता पूंजी से इसको दिया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए कि आप रिसर्च करो, आप चीजों को नवाचारी रूप से प्रयोग में लाओ। अब भारत में क्या इससे पहले अनुसंधान नहीं होते थे? तो बिल्कुल होते थे। उससे पहले सरकार नवीन पहल करती थी, पर डेडिकेटेड किसी क्षेत्र को लेकर ही करे, ऐसे अनुसंधानों की कमी थी, फाउंडेशन की कमी थी, जो वित्त का आवंटन कर सके, जो प्रबंधन कर सके, जो नियोजन कर सके, इसको लेकर। तो इसके लिए देखिए भारत सरकार द्वारा पहल किया गया था। पहले साइन लैंग्वेज एस्ट्रोलैब स्थापित किया गया था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जैसे CSIR कहते हैं, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जिसे बोलते हैं, एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कॉन्सेप्ट लागू किया गया था। विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल लागू की गई थी। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, जिसे IASST कहते हैं, वो आपको कार्य कर रही थी। नवाचार और विकास के उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल निर्मित किया गया था। नेक्स्ट में उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान पर मिशन चलाए गए थे, जिसके तहत हम नवाचार को बढ़ावा दे रहे थे। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से अपेक्षाएं क्या की गई है। हमारे पास पहले भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्या रहे हैं, आपको साधन रहे हैं। साधन कहने का मतलब संस्था रही है, वित्त रहे हैं, और सरकार की नीतियां भी रही है। सरकार की नीतियां भी कार्य कर रही थी। हमारा साधन जो महत्वपूर्ण रूप से, फिर भी क्या अपेक्षा की जा रही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से, जिससे यह अलग कर सकेगा, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत की विकास संबंधी चुनौतियों के लिए नवीन आपको समाधान विकसित करेगा। जो चुनौती रियल टाइम पर हो रही है ना, रियल टाइम पर जो चुनौती आ रही है, उसके लिए हम नवीन समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम वर्ष 2030 तक क्या करेंगे, अनुसंधान और विकास में भारत में निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 से बढ़ाकर 2% करेंगे। अभी ध्यान रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है भारत के संदर्भ में। अन्य देश कहीं अपने GDP का 7%, 11%, 12% आपको उपयोग में ला रहे हैं केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, पर भारत में क्या है, केवल 0.7% होता है। और आपको एक आंकड़ा में दूं, इसरो के संदर्भ में, इसरो अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करता है अंतरिक्ष में ना, तो उसे 7 रुपया क्या होते हैं, रिटर्न बैक होते हैं, अर्थात शुद्ध 6 रुपया का लाभ होता है। तो इस तरीके समझिएगा, हमें 6 गुना लाभ होता है। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसी के अनुपात में हमें लाभ प्राप्त होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ वैश्विक वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 5% से 7% करना। फिर नोट के तौर पर हम ध्यान रखेंगे, भारत में अनुसंधान और विकास व्यय और GDP के अनुपात में महज कितना प्रतिशत है, 0.7%, जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है। वैश्विक औसत 0.8% पर्याप्त नीचे है। अमेरिका 0.8, चीन 2.1, इजराइल 4.3, दक्षिण अफ्रीका 4.2 जैसे देश अनुपात में उच्च, जो R&D पर खर्च कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं। तो जो GDP से जितना अनुपात में खर्च करेगा, वो उतना ही उन्नत प्रौद्योगिकी को जन्म दे पाएगा। इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो इस फाउंडेशन का कार्य क्या है, तो फाउंडेशन क्या करेगा, अनुसंधान करेगा, नवाचार करेगा, उद्यमशीलता लाएगा, जो रणनीतिक दिशा को प्रदान करेगा शीर्ष निकाय के तौर पर। अब इसके लिए गणित सहित प्राकृतिक विज्ञान को बढ़ावा देगा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान के साथ तालमेल स्थापित करेगा, स्वास्थ्य कृषि को लेकर अनुसंधान करेगा, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस को जन्म देगा। इस तरीके से ये कार्य करेगा। इसके गवर्निंग बोर्ड कौन से हैं,
देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बोर्ड होगा, इसकी बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री इसके क्या होंगे, इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। बोर्ड, जो बोर्ड है फाउंडेशन, वो रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा, क्रियान्वयन की निगरानी करेगा, बोर्ड के अन्य सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के केंद्र में जो उपाध्यक्ष है के रूप में काम करेगा यह फिर नेक्स्ट प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार सदस्य सचिव के रूप में होंगे, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक और अनुसंधान विभागों के भी सचिव होंगे। तो इस प्रकार के गवर्निंग बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, प्रधानमंत्री, पीएम है। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न, पीटी के फैक्ट में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, अन्य सदस्यों के तौर पर भी चीजें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे साइबर सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। एक बैठक की गई साइबर सुरक्षा के संदर्भ में, जहां पर हम बात कर रहे हैं देश की प्रगति संभव नहीं इसको जब तक हम साइबर सुरक्षा के मामले को सुलझाएंगे नहीं, जिसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे हम I4C कहते हैं, उसकी स्थापना दिवस मनाया गया था। इसके लिए अमित शाह उनकी साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से अभिन्न मानते हैं। अध्यक्षता में उनके द्वारा बातें की गई। भारत सरकार साइबर अपराधों से निपटने अगले 5 वर्ष में 5000 साइबर कमांडो प्रशिक्षित करेगा। इसी तरह साइबर क्षेत्र को सुरक्षित बढ़ावा जोर देने के लिए 46% डिजिटल लेन देन हो रहे हैं। उन्होंने देश के साइबर अपराध निपटने के लिए 4 प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी किया। तो यह महत्वपूर्ण है, याद रखना। पहला, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना गृह मंत्रालय के अधीन आपको 2018 में की गई थी। तो यह आपको पीटी फैक्ट यहां से भी पूछा जा सकता है। यह समन्वय केंद्र की स्थापना कब की गई, 2018 में, जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, साइबर अपराध से जुड़े सभी मुद्दों पर ध्यान देना, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय केंद्र स्थापित करना, भारत जैसे विशाल देश के लिए साइबर आपको सिक्योरिटी उपलब्ध कराना, जिसके जो साइबर सेपरेट रजिस्ट्री अलग करना, इस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। अब बात है कि इस पहल के आने के बाद साइबर अपराधों के रोकथाम में बहुत मदद मिली है। अब विश्व की 46% डिजिटल आदान प्रदान आज भारत में हो रहे हैं। जो जब डिजिटल अकाउंट और डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं तो डिजिटल फ्रॉड की सुरक्षा, फ्रॉड से सुरक्षा करने की भी अवधारणाओं को विकसित करने की आवश्यकता। देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च 2014 से 25 करोड़ था, और जो 31 मार्च 2024 में आपको ध्यान है 95 करोड़ हो गया। और इस तरीके से जो डिजिटल आपको हम विकसित हो रहे हैं, डिजिटली हम क्या करें, नवाचार को अपना रहे हैं, हम यूपीआई से लेकर सारे काम डिजिटली कर रहे हैं। तो हमारे पास साइबर सुरक्षा से संबंधित जो मानक है उसको और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। इसमें इसी के क्रम में ध्यान रखिएगा, साइबर सुरक्षा को लेकर भारत जो क्या कर रहा है, नवीन युग 2024 में, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, उसके विभिन्न रूप जैसे जेनेटिक AI, आर्टिफिशियल जनरेशन इंटेलिजेंस, AGI सक्षम सुरक्षाएं चिंताएं में है, सुरक्षा जो इससे संबंधित साइबर सुरक्षा। अब साइबर सुरक्षा होता क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है साइबर सुरक्षा। देखिए, ध्यान है कि आप कुछ भी टेक्निकली कर रहे हैं या तकनीकी कर रहे हैं काम, जिसमें आपको गैजेट लगा हुआ, जिसमें इंटरफेस लगा हुआ है, इंटरफेस लगा हुआ, उसको हैक कोई कर लेता है, उसे अवरोध डेवलप कर देता है, तो आपको इसको साइबर हमला माना जाएगा। वो केवल ध्यान रखिए, केवल आपको डिजिटली ही किया जा रहा होगा, डिजिटली। आपके पास प्रत्यक्ष रूप से आपके पास वो व्यक्ति आके नहीं करता, वो कहीं दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसे आपको हैक किया जा सकता है, उसमें घुसकर आपको क्या क्या आपकी सूचनाओं को एकत्र कर ले रहा है। उसके लिए एवज में आपसे पैसे मांग। हाल ही में आपको डिजिटल ये कॉन्सेप्ट आया था, डिजिटल क्या करना है, डिजिटल फ्रॉडिंग के तौर पर डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको इस पर एक डू यू नो कॉन्सेप्ट भी दिया है, डिजिटल अरेस्ट के तौर पर। अरेस्ट क्या कर ले रहा है कि कुछ व्यक्ति को उसके किसी मामले में, किसी भी सुरक्षा के मामले में, या उसकी जानकारी को लेकर, या किसी इस प्रकार से आपको अरेस्ट कर लिया जाता है डिजिटल। वो व्यक्ति को लगातार 18 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा अपने लाइव कैमरे के सामने रखता है और उसके एवज में उससे पैसे की फिरौती की मांग करता है। और इसे हम डीप थ्योरी के तहत पकड़ भी नहीं पाते, या डार्क डिजिटली जब हम बात करें, यह डार्क रूप से यह क्या होता है, डार्क इरा में होता है इसके सारे कॉन्सेप्ट, जिसको हैक करना भी, जिसे पहुंच स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक आम व्यक्ति कैसे इसे सुरक्षा कर सके, इसलिए साइबर अपराध को रोकने के लिए नवीन नवीन प्रौद्योगिकियों को जन्म देने की आवश्यकता है। देखिए, डिजिटल हमलों, दुष्प्रचार अभियानों और साइबर खतरों को उस संभावना बनी होती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर अपडेट, जिसमें ग्लिच एक आया था हाल ही में, 1 माह पहले ही आया था, जिसमें पूरा भारत से लेकर विश्व के सभी देशों में जहां माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को अपडेट किया गया था, वो सडनली क्या हुआ, डिजिटली वो रुक गया। वो क्या था, एक प्रकार का ग्लिच था, उसे क्या किया, साइबर हमला किया गया था। तो क्या हुआ था, उससे विश्व के सभी कंप्यूटर अगर बंद हो जाएगा, सोच के देखिए
सभी देश के डिजिटल वर्क किससे हो रहे हैं? डिजिटल वर्क किससे हो रहे हैं? डिजिटल वर्क आपको कंप्यूटर से हो रहा है। कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर लगाए गए जिसके आधार पर वो काम करता होगा। अधिकतर में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लगाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, जिन जिन देशों में इससे संबंधित प्रयोग हो रहा वो सारी व्यवस्थाओं को ठप कर दिया था। मैं इसी के संदर्भ में गूगल की बात करता हूँ। अगर गूगल कंपनी अपने सेवाओं को तत्काल रूप से कुछ दिन के लिए बंद कर दे, तो आप सोच रहे विश्व में किस प्रकार की हाहाकारी मचेगी। आपको कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं हो पाएगी जो गूगल पर आपको अभी दी जा रही है। आप ना मोबाइल चला पाएंगे, ना डिजिटली आप कुछ बुक कर पाएंगे, न आप किसी प्रकार की सेवा लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो सरकारों के सामने एक नए युग की समस्याएं उभर कर सामने आ रही है। जितने डिजिटली हैक इसे किया जा सकता है, क्योंकि हैकर सब इसी ताक में रहते हैं, हम इस प्रकार से फिरौती की मांग करेंगे। जैसे अभी हाल ही में आपको देखने को मिला होगा, फिर यह मामला एम्स के मामले में देखने को मिला था। तो देखिए, भारत के समय विद्यमान प्रमुख साइबर अपराध क्या है? रेमसेमवेयर के हमले लगातार आपको देखने को मिले हैं भारत में। जैसे क्विक हिल ने बताया था, क्विक हिल जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है भारत में, वानासायक्राय, जिसमें रेमसेमवेयर के हमले के 48,000 से अधिक मामलों का पता चला है, जो आपको एक प्रकार का आपके सिस्टम में बग के तौर पर काम करता है और क्या करता है, आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है। नवंबर 2022 में आपको अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान जो संस्थान है एम्स दिल्ली पर साइबर हमले का मामले प्रकाश में आए थे। जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ICMR के सर्वर को हैक करके कम से कम 6 बार प्रयास किए गए। तो इस तरीके के हमले अगर कर लिए जाते हैं, उसे हैक कर लिया, सोच सकते हैं सेवाओं की आपूर्ति कैसे रोकी जा सकती है, किसी की निजी जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके एवज में किस तरीके से चीज़ों को मॉडरेट किया जा सकता है, उसके लिए मोटी मोटी रकम फिरौती मांगी जा सकती है। डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगातार आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से फिशिंग पैराडॉक्स भी कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसमें भारत में वर्ष 2023 में 79 मिलियन से अधिक फिशिंग हमले हुए, अर्थात वित्तीय क्षेत्र में इसका खामियाजा भुगतना पर अधिकांश फिशिंग हमलों के शिकार हुए। अर्थात आपके पैसे निकाल लिए जाए, आपको किसी पर ग्लिच कर दिया गया, इस तरीके के हमले लगातार बढ़े हैं साइबर हमले के तौर पर। अगर हम बात करें क्लाउड की पहली भी एक लगातार समस्या है। आप डिजिटली क्लाउड कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, अर्थात कहने मतलब वर्ष 2028 तक समग्र भारतीय सार्वजनिक क्लाउड सेवा जो PCS है बाजार में 24.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। क्लाउड संबंधित सुरक्षा खतरे, जैसे हम डिजिटल क्लाउड की बात करते हैं, अमेजन क्लाउड की बात करते हैं, या हम गूगल क्लाउड की बात करते हैं, जहां पर हम असीमित मात्रा में अपने सूचनाओं को क्या करते हैं, रखते हैं सूचनाओं। जैसे मान लीजिए युक्ति आईएस अमेजन क्लाउड को यूज कर रही है, अमेजन क्लाउड को। तो अमेजन क्लाउड को कुछ रुपये देके वार्षिक तौर पर कुछ रुपये देके क्या कर रहे हैं, अपनी सारी सूचनाओं को रख रहे हैं। अब वो सिक्योरिटी के नाम पर हमें कुछ इंटरफेस देता है जो आपको अभी फिलहाल क्या है, सुरक्षित है। पर मान लीजिए आने वाले 10 साल 15 साल बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी, साइबर हमले इस पर हमला करते हैं अमेजन क्लाउड पर। युक्ति आईएस जैसे असंख्य आपको कार्य कर रही हैं, सेवा ले रही है उपभोक्ता, जो अमेजन क्लाउड आपको उपलब्ध करा रही है। जैसे मैं अपना मटेरियल अपलोड करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पर क्लाउड पर सेव रहता है, मैं वहाँ से कभी भी अपग्रेड कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, ये सुविधा मुझे मिले। पर साइबर हमला क्या करता है, उसे ब्लैक कर देता है, आपको हैक कर लेता है। तो मुझे उसके एवज में मोटी रकम मांगेगा, तो मैं सक्षम होऊंगा, ठीक दूंगा, नहीं तो सारे को वो डिलीट कर देगा। तो यह अमेजन क्लाउड पर जो सभी उपभोक्ताएं लगे हुए हैं, इसी तरह गूगल का अपना क्लाउड है, इसी तरह फेसबुक का अपना क्लाउड है, आप अभी भारत सरकार के क्लाउड भी अपने हैं। तो इस तरीके से अगर हमको सुरक्षा करना है, तो आने वाले समय में सभी सूचनाएं इसी क्लाउड पर संग्रहित होगी, क्योंकि मोबाइल में आप कितना क्लाउड को डेवलप कर पाएंगे। तो एक बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करके दी जाएगी, जिसमें आप क्लाउड के माध्यम से सारी अपनी मोबाइल की, अपने सिस्टम की आपकी सूचनाएं वहाँ एकत्र कर सकते हैं। तो जिसके एवज में यह नई पहेली बनकर उभरेगी आने वाले समय में। तो ऐसे खतरों से बचने के लिए भी सरकार को प्रयास किए जाने चाहिए। फिर
IoT इंटरनेट ऑफ थिंग की हम बात करें, इस भी क्या करता है 2025 तक 9.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इसी इंटरनेट ऑफ थिंग्स संबद्ध उपकरणों का सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दा के तौर पर, इसे हम कैसे सुरक्षित कर पाएंगे। नेक्स्ट के तौर पर क्रिप्टो अपराध। अब लगातार क्रिप्टो वाइब्रेंट इंडिया फ्रॉम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में क्रिप्टो करेंसी चोरी के मामले लगभग 3.2 बिलियन डॉलर मूल्य की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2020 से 516% अधिक है। तो सोच के देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो आई थी एक मुद्रा के तौर पर, डिजिटल मुद्रा के तौर पर, तो वो क्या हुआ, उसमें लगातार सेंध मारा जा रहा है। कुछ लोग मान लीजिए मैं 1,000 आपको 10,000 आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदा हूँ, अगर वर्तमान मूल्य में यह करोड़ों 3.8 अरब के आसपास होगा, मान के चलिए, तो इसको सेंध मारी जा रही है, इससे पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। तो ये सुरक्षा जो है कॉन्सेप्ट जो लाया गया था क्रिप्टो करेंसी का, तो साइबर हमलों की तरह मेरी जो पूंजी है क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस तरीके का आपको समझने की आवश्यकता है कि जब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं बेहतर प्रबंधन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं लगातार हुई। डीप फेक डायलेमा आपको देखने को मिला होगा, अभी डीप फेक लगातार चर्चा में। 2030 में डीप फेक वीडियो 230% की वृद्धि हुई किसी भी। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप और हैरिस, दोनों के वैवाहिक जीवन के बारे में आपको लगा दिया गया, उनके बच्चे पैदा कर दिए गए। इससे पहले आपको इंडिया में कुछ एक्स्ट्रा से उसकी फोटो लगा के उनके वल्गर फोटो को आपको क्या किया गया, सोशल मीडिया पर आपको शेयर कर दिया गया। इस प्रकार के डीप फेक में आपकी भी वीडियो आपको बनाया जा सकता है, आपका भी फोटो बनाया जा सकता है। इसलिए यह सुरक्षा व्यवस्था करना कि इस प्रकार के साइबर हमलों को रोका जा सके, इस प्रकार के अवधारणाओं को रोका जा सके, इसके लिए हनी ट्रैप का खतरा। लगातार आपको सोशल मीडिया अकाउंट से मैसेज आते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, फ्रेंडशिप करने की बात होती है और बाद में पता चलता है वो हनी ट्रैप था और आपको विभिन्न आतंकवादी समूहों से, विभिन्न ऐसे संगठनों से जो आपसे कुछ सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है, उसके बगल में रकम प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे हनी ट्रैप की संभावना भी बढ़ी है। तो इस तरीके से चीज़ें समझने का प्रयास किया। आपूर्ति श्रृंखला की घेराबंदी, जैसे 2023 में IT से सेवा की दिग्गज कंपनी जो है सोलर विंड्स, उसमें हमले हुए, जिसमें उसकी आपूर्ति श्रृंखला जो चैन होती है उसकी आपूर्ति की, उसको ही क्या किया, डिजिटली हैक कर लिया। जब डिजिटली हैक करने का मतलब, जैसे जोमेटो की हम बात करें, जोमेटो कंपनी है, वो जोमेटो क्या करता है, एक चैन के तौर पर काम करता है। अगर कोई उपभोक्ता यहाँ बैठ के घर में बैठ के अपने मोबाइल से कुछ मंगा रहा है, अब मंगा के वो पैसे सेंड कर रहा है, इसी बीच में कुछ हमले इस पैसे को उड़ा ले रहे। जोमेटो तो वस्तु भेज दिया, ये भी पैसा भेज दिया, पर जब पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफर, उससे पहले ये पैसे ग्लिच कर लिया। तो यह जो आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, साइबर हमलों सुरक्षा संबंधित सरकारी प्रमुख पहल कौन कौन सी की गई भारत में, तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई गई, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई, भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे हम लोग इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे I4C कहते हैं, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। क्योंकि I4C क्यों होता है, आई देखिए एक है, 4C है, इसलिए इसे I4C कहते हैं। कहीं पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, 4C का क्या मतलब होता है। कंप्यूटर आपराधिक जो आपातकालीन प्रतिक्रिया दल बनाई गई। इसके अतिरिक्त क्या किया गया, साइबर सुरक्षा भारत पहल आपको कार्यक्रम चलाया गया, साइबर सुरक्षा केंद्र, जिसे बॉटनेट शोधन और मालवेयर विश्लेषण केंद्र के तौर पर 2017 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना जो अवसंरचना संरक्षण केंद्र है, जिसे NCIIPC कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रक्षा साइबर एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी DCYA की स्थापना की गई, जिसके तहत साइबर अपराधों को क्या किया जा रहा है, आपको नियंत्रित किया जाए। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम लाया गया, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को लाया गया, जिसमें विभिन्न आपको प्रावधान किए गए, जिसके माध्यम से आपको सुरक्षा दिलाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण आपको सरकारी पहल, इसके तहत समझने का प्रयास करिएगा। इतनी साइबर सुरक्षा के संबंधित पहल है। अगर मेंस का एग्जाम आपका हो रहा है तो या इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अगर इसका नाम नहीं लेते हैं तो आप अधूरे स्टूडेंट हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि वो चीज़ बार बार पढ़िए जो एग्जाम में आता है, वही पढ़े जो एग्जाम में आए। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, ज़्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, पर उतना जरूर ज्ञान लीजिए जो एग्जाम में आते हैं। अभी
साइबर सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है। अभी जितने इंटरव्यू के लोग जाएंगे, अभी बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है ना, आप देखिएगा बीपीएससी के इंटरव्यू 10 अभ्यर्थियों में से 5 से 6 लोगों को साइबर हमले से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे करंट में। अगर नहीं बता पाते हैं उसके लिए सरकार ने क्या पहल किया है, तो आप समझ सकते हैं उस अभ्यर्थी की क्या स्थिति होगी। तो आप लोग वैसा एकदम बिल्कुल मत कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है युक्ति आईएएस आपको वो प्रोवाइड कराएगी, वो चीज़ कम से कम करके जाइए। सभी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस वो चीज़ पढ़ के जाइए, एग्जाम में प्रश्न के तौर पर देखने को मिलता है, वो पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू में। अब उसके अतिरिक्त देखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो बनाई गई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति कहाँ लिखा हुआ है, या इसके बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा यह नीति साइबर स्पेस सुरक्षा और अवसंरचना की रक्षा करने के लिए, साइबर हमलों को रोकने के लिए, जवाबदेही कार्रवाई के लिए क्षमताओं का निर्माण करने के लिए, संस्थागत संरचनाओं, व्यक्तियों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकियों को क्या कर रहा है उसके माध्यम से क्षति पहुंचाने वाले न्यूनतम करने के लिए उद्देश्य और रणनीति के रूप में तैयार किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर चीजों को समन्वय किया जाता है। उसके अतिरिक्त हम बात करें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, यह महत्वपूर्ण रूप से I4C है, 7 महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर सकता है। इसके 7 घटक है जिसको ध्यान रखिएगा। यह स्थापना कानून परिवर्तन एजेंसियों के व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों को निपटने के लिए रूपरेखा या पारितंत्र के तौर पर, इकोसिस्टम के तौर पर काम करता है। इसमें 7 घटक है, जिसमें नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट जो एनालिटिक्स यूनिट है उसकी इसके तहत कार्य करती है। दूसरा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल काम करती है। तीसरा, आपको संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए कार्य करती है। चौथा, राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप करती है। राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र इसके तहत स्थापित किए गए। साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट को डेवलप किया गया है। साथ में राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र, रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया। यह सारे आपको कार्य किए गए हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके तहत महत्वपूर्ण रूप से आपको चीजें देखने को मिलेगी। चलिए आज का मेंस का प्रश्न आप लोग जिसे देखिए, 365 दिन अगर आप लगातार आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको 365 टॉपिक लगातार कवर होगी। वो आपके करंट के टॉपिक होंगे, आपके स्टैटिक सब्जेक्ट है उससे भी आपको चीज़ें कवर होंगी। तो आज का प्रश्न है, देखिएगा, बदलती नवीन प्रौद्योगिकी ने साइबर हमले से संबंधित नवीन अवधारणाओं को विकसित किया। जैसे जैसे नवीन प्रौद्योगिकी आई है, नए नए अवधारणाएं हैं साइबर हमले के, तो इससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करें। शब्द है 250 शब्द में उत्तर देना। जो बातें मैंने इतना 20 मिनट में बताया उसे आपको 250 शब्द में निचोड़ में लिखना है। इसको कहाँ भेजना है, आप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में ऐप का लिंक रहता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक पैकेज है, मात्र 599 में आप उसे परचेज कर सकते हैं। आप वहां आप भेजना है, उसके एक चैट बॉक्स बने रहते हैं, आप वहां पर भेज सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपने सपना बना रखा है यूपीएससी पीसीएस, जिसमें बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएस जैसे एग्जाम हम बात करते हैं, अगर आप सफलता चाहते हैं तो बिना मुख्य परीक्षा को बेहतर अंक प्राप्त किए नहीं प्राप्त कर सकते। अगर मान लीजिए कट ऑफ है 480 मेंस का और आपका इससे 70, 80 या 100 नंबर अधिक नहीं है, तो आपका सिलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं होगा। और ये अतिरिक्त अंक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना, मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने होंगे। इसके लिए आपको लगातार आंसर राइटिंग, लेखन क्षमता को डेवलप करने की आवश्यकता है। उसके लिए युक्ति आईएएस आपके लिए सपोर्ट एनालिसिस, जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाता है, यह डेली चलाता है, जो आपके लिए सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपयोगी है। अगर यूपीएससी दे यूपीएससी के लिए बीपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएस, ऑल पीसीएस एग्जाम, हिंदी स्टेट पीसीएस के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। लाइव डिस्कशन जल्द ही हम लेकर आएंगे यूट्यूब पर, जहां पर हम आंसर राइटिंग का एनालिसिस कराएंगे। पीडीएफ आपको की पॉइंट के तौर पर दिया जाता है, आप उसे उपलब्ध करा सकते, प्राप्त कर सकते। यह बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दिया जा रहा है, मात्र 599 रुपया 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि नई चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो सपने मत देखिए सिलेक्शन लेने का। रीज़न उसके पीछे मैं कड़े शब्दों में बोलता हूँ, पर सही बातें बोलता हूँ। रीजन उसके पीछे है कि आप इसके बिना सिलेक्शन ले ही नहीं सकते हैं।
जब तक आपका आंसर राइटिंग मजबूत नहीं होगा, जब तक आंसर राइटिंग में आपका एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास नहीं होंगे, अपडेट पॉइंट्स नहीं होंगे, तो अब तक आप चीज़ों को सही नंबर नहीं प्राप्त कर। मान लीजिए साइबर हमले के बारे में मैंने चर्चा किया, साइबर हमले सभी लोग पढ़े होंगे, पर अपडेट क्या आए हैं इसको केवल हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस से ही समझा जा सकता है, जिसमें नए नए अपडेट जोड़े जाते हैं। और इसको जो यह बच्चा जो पुराने साइबर हमले के बारे में लिख रहा है, अगर उस टॉपिक पर 10 नंबर उसे मिल रहे हैं, जो अपडेट वाला लिखेगा उसको निश्चित तौर पर 15 नंबर मिलेंगे। तो आपको अधिक अंक प्राप्त करना है, अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको आंसर राइटिंग लगातार करने की आवश्यकता है। यह चीज़ें समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़िएगा। 70 बीपीएससी और 71 बीपीएससी के लिए हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें अफोर्डेबल प्राइस पर हम चीज़ें देते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी फीसें आप लोग से ले रहे हैं। मात्र 299 में हम टारगेट बैच चला रहे हैं, जो आपको पहले का जो 1 अगस्त से 25 सितंबर तक टारगेट था, उसके नए पैटर्न 17 नवंबर जो आया है उसके आधार पर हम कर रहे हैं। तो आपको डेली 30 MCQ दिए जाते थे, अब 50 MCQ कराए जाएंगे। तो ये सब सुविधाएं जो दी जा रही है ना, केवल 299 के प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। वही 71 फाउंडेशन बैच के लिए आपको 599 पे लिया जा रहा है, जिसका 2 ईयर की वैलिडिटी है, जिसमें 1.5 साल आपको इंपॉर्टेंट क्लासेज हम लोग कराएंगे, उसके 6 महीना केवल टेस्ट। 6 महीना में अगर ये टेस्ट आप दे लेते हैं तो आपका फाउंडेशन जो बैचेज है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, बशर्ते आप में उसमें ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक नहीं वैधानिक है, ये ऐसी बातें किनके द्वारा की जा रही है? आपको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। देखिए मामला क्या था, नारायणगढ़ के पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए मामले में मिली सजा निलंबित करने की मांग की खारिज की गई थी। जहां पर चुनाव लड़ने के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि क्या है, जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत विशुद्ध रूप से वैधानिक अधिकार है। आपको यह प्रश्न बीपीएससी ने यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछ रखा है। आप लोग अगर यूपीएससी का प्रश्न देखे होंगे तो वहाँ पर चुनाव लड़ना क्या वैधानिक है या संवैधानिक अधिकार है, तो वहाँ पर वैधानिक अधिकार की बात की गई थी। यूपीपीसीएस में यहाँ से प्रश्न पूछेगा, तो सोच के देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। अब है जस्टिस जो थे उनके द्वारा ये बातें की गई थी। अब ध्यान रखना है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्यता का सामना कर रहे हैं, इसलिए अपील को लंबित रखा गया, सजा किया गया। 2005 में यह मामला आया था, यह बातें आई थी। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 8(3) के तहत यह प्रावधान किया गया, ये चीज़ें दी गई है। आपको वैधानिक अधिकार प्राप्त है चुनाव लड़ना, ठीक है ना, चुनाव लड़ना। अब मताधिकार आपको क्या है? मताधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है, जो आपको दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। कुछ प्रश्न यहाँ से मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में उत्तर आप सभी लोग दीजिएगा। कुछ लोग उत्तर देते हैं, बाकी लोगों का पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, वो अधिक जानते होंगे शायद, मुझे जैसा लगता है। पर लगातार आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। जितना अधिक अभ्यास कीजिएगा उतना क्लियरिटी आप लोग के अंदर आएगा। कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? अनुच्छेद, इससे कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित है? चुनाव आयोग को शक्तियाँ किससे मिलती है? वर्तमान में चुनाव आयोग की जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं कौन कौन हैं, अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है। साथ ही मत देने का अधिकार किसमें दिया गया है, किस अनुच्छेद में मताधिकार की बात होती है। फिर अयोग्यता से संबंधित जो अधिकार शक्तियां हैं आपको किस अनुच्छेद में दी गई है। इतने प्रश्न आपको देना है उत्तर में। तो चलिए कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसके अतिरिक्त बात करेंगे। देखिए स्वच्छ परिवहन पर ध्यान दें ऑटोमोबाइल उद्योग। या प्रधानमंत्री ऑटोमोबाइल सेक्टर की दुनिया की मौजूदा सबसे बेहतर प्रौद्योगिकी भारत लाने की बात हो रही है। यह बात कब हो रही है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री सियाम की वार्षिक सत्र में बातें की जा रही है। प्रधानमंत्री 2047 के लक्ष्य को बार बार बोल रहे हैं। इसके संदर्भ में ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इसके बारे में बात हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को कैसे आपको सरकार किन नीतियों के तहत लागू करे, इसकी बात हो रही है। इसके तहत ध्यान रखिएगा, इसके तहत क्या चीज़ें हो रही हैं। आपको 2047 तक विकसित भारत मिशन में जुटे हैं ऑटोमोबाइल उद्योग। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास की जाए, ऐसी बातें की। 35% मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ऑटोमोबाइल सेक्टर की हिस्सेदारी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का कितना योगदान है? 35%। 6% हिस्सेदारी है सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का, ऑटोमोबाइल क्षेत्र। तो आपको यहाँ से प्रश्न पीटी फैक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, और ऐसा नहीं पूछा भी गया है पहले के एग्जामों में, यूपी
यूपी की बात कर ले, एमपी की बात कर ले, वहाँ से यूपीएससी की बात कर ले, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब 15% योगदान है जीएसटी संग्रह में वर्ष 2023-24 में। तो इस प्रकार से ऑटोमोबाइल क्षेत्र का योगदान आपको देखने को मिल रहा है 35, 6, 15, इसे याद कर लेना है। अब देखिएगा ऑटो पीएलआई योजना, इस पर मैं अभी तक 10 बार चर्चा कर रखा हूँगा। तो आप लोग को क्या बताना है, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो उनको पता है, नए स्टूडेंट भी प्रयास करेंगे, कभी पीएलआई पर विशेष बातें होंगी तो मैं उस पर विस्तृत नोट फिर से दे दूंगा। फिलहाल आपको इसके बारे में बताना पीएलआई योजना है क्या, पीएलआई योजना है क्या, कब लाया गया, किस क्षेत्र के लिए लाया गया, इसमें कितने क्षेत्र को निर्धारित किया गया, पैसे वित्त कितने आवंटित किए गए, वित्त आवंटन कितना किया गया, ये सब सारे उत्तर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। कभी भी पीएलआई पे विस्तृत न्यूज आएगा उस पर मैं विस्तृत चर्चा कर दूंगा, उस दिन सारे पीएलआई के संबंधित जो कॉन्सेप्ट है आपको उस दिन क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे, इसी में 2030 तक 1 करोड़ वाहनों की बिक्री की लक्ष्य रखा गया है। जो आपको ध्यान रखिएगा ईवी बाजार का आकार 20 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, ऐसी बातें की जा रही है 2030 तक। अब 2023-24 में ईवी की बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बिक्री, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो होता है उसकी बात हो रही है। 2023-24 में ईवी की बिक्री 45% से बढ़कर 400 अब 45% बढ़ी है और 400 स्टार्टअप की स्थापना इस दौरान हुई है। 23-24 की बात हो रही है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों विकल्प की बात जो हो रही है वो लगातार बढ़े, क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रतिबद्ध हैं, जवाबदेही के साथ काम करते, प्रतिबद्ध है, जवाबदेहिता के साथ कर रहे। दूसरे देशों के साथ हम क्या कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं। तो हमें अपने इकोसिस्टम को बेहतर करने की आवश्यकता है, इसी के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही है। चलिए जैसे ही जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आपके साथ चलेगा जिसमें बात होती है पंचतत्व का। पंचतत्व लक्ष्य क्या है मुझे बताइएगा। मैं इस पर आपसे कितनी दफ़ा पूछा, फिर मैं पूछूंगा, 1000 बार पूछूंगा। रीजन उसके पीछे है, जब तक 2047 नहीं आ जाता तब तक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जब तक इसके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप जब तक एग्जाम नहीं समाप्त कर ले तब तक ये इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए पंचतत्व का लक्ष्य क्या, कोप जो 26 में अपनाया गया था, कोप 26 में लक्ष्य बनाया गया था भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, तो वो लक्ष्य लिख देना है ताकि याद रहे। चलिए आगे मैं बात करूंगा। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवियत युग जब था उस समय इस प्रकार के नौसेना अभ्यास रूस और चीन के बीच किए गए थे। अब है कि पहली बार ऐसी चीज़ें हो रही है, महासागर 24 के नाम से आपको आयोजित की जाएगी रूसी से आपको नौसेना के द्वारा और चीन के सेना के द्वारा। अब इससे क्या होगा, संतुलन की स्थिति देखने को मिलेगी। हम बात करें, आपको ध्यान रखिएगा, यह आपको आपको है अरब कंट्री। हम यहाँ रसिया की बात कर ले, थोड़ा सा मैप इधर उधर जाएगा, रीजन उसके पीछे है कि स्पेस का इशू है, ठीक है ना। फिर भी आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा, ठीक है। चलिए ये आपको क्षेत्र हो गया, ये मलक्का जल स्ट्रीट है, मलक्का। ये आपको स्वेज नहर है, कॉन्सेप्ट है जो मैंने कल भी चर्चा किया था, अगर आप लोग को याद हो। यह अमेरिका यहाँ पर है, अमेरिका आपको ऐसे है ना अमेरिका, फिर आपको ऐसे अमेरिका है, सॉरी ऐसे है, टेढ़ा होकर ऐसे है, थोड़ा सा सटा हुआ है। यह जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र जो है, समुद्री जो क्षेत्र है यह, प्लस यह जो समुद्री क्षेत्र है, फिर आपको इस क्षेत्र में समुद्री जो क्षेत्र है उस पर जो संतुलन स्थापित करता है वो विश्व पर संतुलन स्थापित कर सकता है। जैसे आप लोग सुने होंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, नाम सुने थे, आप पढ़े होंगे। तो ये पुर्तगाली सबसे पहले क्यों आपको सभी राज्यों पर गए, सभी उपनिवेश को स्थापित किए, क्योंकि उन्हें समुद्री बेड़ों को मजबूत किया था। और जो समुद्री बेड़े को मजबूत करता है ना, वो ज़्यादा सशक्त होकर काम करता है, वो ज़्यादा एवज में पहुंच सकता है देशों तक, क्योंकि समुद्री सीमा सबके साथ, सभी देशों, महत्वपूर्ण देशों के साथ साझा कर रही है, जहां से संसाधनों का वितरण होता है, जहां से सेवा की आपूर्ति की जाती है। जो पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज समुद्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं तो वो सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ के भारत के देसी जो राज्य थे वो कमजोर हो जाते इन विदेशी शक्तियों के पास, है ना।
तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसे ही वर्तमान में नौसेना अभ्यास देखने को मिलता है। जो नौसैनिक बेड़ा मजबूत होता है ना, आप वो युद्ध में क्या होता है, रणनीतिक तौर पर आगे होता है, रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटजी की वो आगे होता है। थल सेना तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर युद्ध सेना में अगर नौसेना उसके बाद वायुसेना अगर और भी उन्नत है तो आप क्या स्ट्रेटजी में आगे होंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे सबमरीन बनाए जाते हैं ना जो 6 महीना तक जल में डूब कर रहते हैं। अब पता ही नहीं चलेगा आपके नीचे का आपके पूरे क्षेत्र का क्या करेगा, चौहद्दी नाप देगा और क्या करेगा, आपके इस चौहद्दी नापने में आपके सारी सूचनाओं को एकत्र कर लेगा और आपका हमला कर देगा। इसलिए नौसेना बेड़ा का जो युद्धाभ्यास है ना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है वर्तमान स्ट्रेटजी रूल्स के तहत। जहां पर हम नौसेना अभ्यास में बात करेंगे ना, इस तरीके से असंतुलन की स्थिति कायम होगी। वैश्विक रूप से ऐसी बातें आके आ रही है जहां पर सोवियत रूस के जो देश हैं वो प्रभावित होंगे, जहां सोवियत रूस से टूटे हुए देश थे जिसमें वर्तमान में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो किर्गिस्तान, इस तरीके के जो देश बने गए थे सोवियत रूस से टूटकर, उसमें आपको स्थितियां असंतुलित होंगी। अमेरिकी जो ट्रायंगल है वो काम करेगा, अमेरिकी नीतियां, चीनी इम्पैक्ट है वो काम करेगा, भारतीय हित है अलग से प्रभाव करेगा। क्योंकि रूस और चीन का साथ आना बहुत से मुद्दे पर भारत को पीछे छोड़ने का मामला बनाता है। तो इस तरीके से यह जो चीज़ें हैं ना, तो आपको केवल यह युद्ध का अभ्यास मत समझिएगा, यह रणनीतिक तौर पर चीन की जीत भी मानी जा सकती है। क्योंकि वो लगातार देख रहे हैं रसिया को, रूस को अपने पास लेकर आ रहा है और वैश्विक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है अमेरिकी समर्थित संगठनों के साथ। तो चलिए इसी के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बात करें। ग्रीन हाउस गैसों की कमी के कारण मौसम में मार के राहत हुई है। देखिए, पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक औसत तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना होगा। ऐसी बातें बार बार की जाती है। 20 वर्षों के चरम मौसम का सामना करना पड़ेगा, ऐसी बातें आई है सामने उभर के। यह जो नॉर्वे की संस्था सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च की शोधकर्ताओं ने नेतृत्व में अध्ययन में बात कही कि पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान की वृद्धि के पूर्व औद्योगिक स्तरों में 1.5 डिग्री के सेल्सियस तक सीमित करना है। नेचर जियो साइंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के लेखकों के अनुसार औद्योगिक पूर्व रुझानों के सापेक्ष आपको अत्यधिक वर्षा में स्पष्ट तेज बदलाव देखने को मिल रहा है। उच्च उत्तरीय अक्षांश, निम्न अक्षांश, उष्णकटिबंधीय एशियाई देश और भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश शामिल है जहां पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे देखने को मिल रहे रहता है। उन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को अक्सर कम आय वाले देशों का घर माना जाता है, जहां 0 डिग्री के है ना उच्च अक्षांशीय 5 इधर की बात होती है। तो वहां पर अधिक से अधिक गरीब देश है, क्योंकि वहां पर जलवायु परिवर्तन की मार ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहां पर न उत्पादन हो पा रहा ढंग से, न फसल प्रबंधन हो पा रहा है। ये सब चरम मौसम तेज बदलाव के कारण खतरे को बढ़ा देता है। शोधकर्ताओं ने दक्षिणी एशिया, अरब प्रायद्वीप के चरम तापमान, वर्षा में बदलाव, संयुक्त प्रभाव का अभूतपूर्व परिणाम देखते हैं। 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य पूरे हो जाए, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, पर आपको यह समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन के प्रकृति ही बदल गई है। प्रकृति ही बदल गई। आप देखते हैं 2 महीना पहले वर्षा अधिक हो जा रही है, कभी वर्षा हो ही नहीं पा रही। तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, सहयोग की नीति जब तक हम नहीं अपनाएंगे, जो आपको मैंने कभी बोल रखा है 125 वर्षों तक हम अगर वर्तमान 25 वर्ष तक अगर हम निर्णय नहीं ले पाते, हमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर क्या बेहतर करना है, ठोस क्या करना है, तो अगले 125 वर्ष 200 वर्षों तक मानव अस्तित्व के लिए खतरे हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन रेशियो से बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, लोगों का जो कल्चर है वो बदल रहा है, जिससे क्या होगा, अस्तित्व को लेकर ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हम ढाल के 3 पात की तरह काम करेंगे, एसी रूम में बैठकर निर्णय लेने का ही केवल काम करेंगे, केवल लक्ष्य को ही निर्धारित करेंगे। पर जब बौने स्तर पर हम जब ग्राउंड लेवल पर चर्चा करेंगे तो हमारे पास आंकड़ों का और उसके जो फीडबैक है वही नहीं मिल पाएगा। तो यही चीज़ें समझने की आवश्यकता है कि ग्रीन हाउस गैसों को कैसे हम सही कर पाएंगे। देखिए, अब इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जीएम फसल। अब उसके लिए नीति बनाने की बात लगातार हो रही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जीएम फसल होता क्या है। तो जीएम फसल के संदर्भ में समझिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीकों का प्रयोग कर किसी भी जीव पौधे के जीन या उनके अन्य पौधों में डालकर एक नई फसल प्रजाति को विकसित कर लेना। तो क्या होता है, मान लीजिए एक सरसों का पौधा है और मान लीजिए एक सरसों का एक राई का पौधा, उसके दोनों जीनों को मिला के एक नवीन फसल उत्पादन कर दिया, जो
इसके गुण को दोनों को लेकर आया और एक नवीन गुणों के साथ आता है और फसल उत्पादन अधिक करता है, तेल को अधिक देता है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम इस फसल को जीएम फसल के तौर पर देखते हैं। हालांकि जीएम फसल को लेकर बहुत चिंताएं हैं, वो अलग मुद्दे हैं, पर यह क्या करता है, उत्पादन के स्तर पर समृद्धि लाता है। हम इसकी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, इस तरीके से चीज़ों को लेकर आता है। पर ध्यान रखिएगा, मानव का इम्पोर्टेंट है जीवित रहना, यह जरूरी है। जीएम फसल उन फसलों को भी कहा जाता है जो जीन का वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है। एक्स और वाई जो है जीन आपका, उसको प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, एक्स वाई जीन मानव के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, पर फसलों के भी अपने जीन है ना, उसको आपको बदलाव करके नए फसलों का उत्पादन कर देना। मान लीजिए 2 फसल है, उसके दोनों जीन को अलग अलग करके जो अच्छे जीन है उसको ला के एक नए जीन को निर्माण कर देना, यही आपको क्या है, जीएम फसल तकनीक है। इसके तहत ध्यान रखिएगा, बीटी कपास एकमात्र उपयोग की जा रही जीएम फसल भारत में है और जीएम सरसों, बीटी, बैंगन विवादित आधार देखा जा रहा है, पर बात चर्चा चल रही है। जीएम फसल को लेकर 2021 में आपको हुई थी, कुछ परमिशन दिए गए थे, फिर उसे रोक दिया गया। अब हम बात करेंगे लेख में। आइए, लेख में बातें की गई है जीएम फसलों को लेकर व्यवसायिक खेती से संबंधित एक मामला, जे सुमन सहाय और अरुणा रोडिक्स एवं अन्य बनाम भारत सरकार अन्य 2004 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित है। लेकिन जीएम फसलों को पैरोकार जीएम जो जीएम फसलें हैं, व्यवसायिक रिलीज आपको अदालत में मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। कई इस मामले विवादास्पद मुद्दे जुड़े हुए हैं, अदालत अब तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। तो ऐसा क्यों नहीं पहुंच पा रही, इसके लिए बहुत ही तकनीकी तौर पर समझने की आवश्यकता है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के निर्देश दिया कि इस नीति को तैयार करने के लिए 4 महीने के भीतर सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श ले और क्या करे, एक नियम कानून बनाए। अब इसके लिए चीजें बताई जा रही है। यह एक वैसा मुद्दा है जो पिछले देश और दुनिया में 25 साल के लिए अधिक समय से भारी बहस और गर्माहट पैदा किए, जहां विशेषज्ञों एक मत नहीं है। लोग जीएम फसल को दुष्प्रभाव के कारण डरते हैं, उसके दुष्प्रभाव से। अब एक महत्वपूर्ण नियामक तंत्र पूर्ण अभाव है, जहां सर्वोच्च न्यायालय स्वयं नियामक तंत्र की कमी के कारण जीएम फसल का निर्णय देने को तैयार नहीं। रीजन की इसके टेक्निकल इशू ज्यादा है, जिसको समझने की आवश्यकता होगी। अब वैज्ञानिक बोल देगा कि हाँ, वैज्ञानिक बोल देगा अच्छा है, मान लीजिए किसी प्रकार से थर्ड पार्टी से वो इन्फ्लुएंस होकर बोल दे कि सही है, तो सारे इकोसिस्टम को सही मानना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने बताया था कि ओजोन परत में छिद्र जो है वो नहीं के बराबर है। यह आईआईटी खड़गपुर द्वारा नवीन शोधों में लेकर आया। पर हम क्या जानते थे पहले कि अनुसंधान, जो ओजोन परत का छिद्र है वो लगातार ह्रास हो रहा है, उसमें बड़े बड़े होल हो रहे हैं, जिससे हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे देख रहे हैं, इंफ्रारेड की चीजें देख रहे हैं जो हम तक पहुंच रही है। पर क्या उससे पहले जो वैज्ञानिकों ने बोला था वही दावे पर चल रहे थे हम लोग ना, दावा पर। तो यहाँ भी ऐसा ही है, अगर वैज्ञानिक बोल दे कि यह फसल अच्छा है, इसे खाने योग्य है, अब मान लीजिए इसके 25 साल बाद 40 साल बाद इसके दुष्प्रमाण आपके जेनेटिक फॉर्म पर आ जाए, तो वो नस्ल बर्बाद हो जाएगी, नस्ल मानव का नस्ल बर्बाद हो जाएगा, उससे संबंधित अन्य नस्लें बर्बाद होंगी। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि यह भविष्य के गर्त में छुपा हुआ नस्ल जो है ना, नस्ल भेदी है कि नस्ल को ही समाप्त करने की क्षमता रखता है। जेनेटिकली मान लीजिए आप एक मानव के तौर पर खाना खा रहे हैं, तो इस फसल का जीन आपके अंदर भी जाएगा ना, कुछ न कुछ गुण जाएगा, और जेनेटिकली मॉडिफाई है, तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता, उसके दुष्परिणाम आपको भी देखने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें बातें हो रही है। अब हम बात करेंगे इसी के अतिरिक्त कि इससे ऐसा नहीं कि जीएम फसल के लिए पहली बार परामर्श तंत्र बनाया गया। पहले भी यूपीए सरकार था, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने बीटी बैंगन वाणिज्यिक विमोचन और संबंध में क्या किया, तत्कालीन पर्यावरण वन मंत्रालय जयराम रमेश जी के द्वारा सार्वजनिक सुनवाई की हुई थी। ध्यान देने योग्य बात है, सार्वजनिक सुनवाई के अंत में जयराम रमेश जी के द्वारा सुरक्षा चिंताओं को हवाला देते हुए बीटी बैंगन के वाणिज्यिक प्रयोग को रोक लगा दी। कंसर्न यही है, जो जीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है ना, उससे संबंधित जो आपको दुष्परिणाम आएंगे, उसी को लेकर बार बार चिंताएं देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति आप लोग को याद रखना है, इसके तहत यह मूल्यांकन करती है, जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, वो क्या है। तो यह समिति पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन काम करती है। यह पर्यावरण दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन के खतरनाक सूक्ष्म जीवों
पुनः संयोजक बड़े पैमाने पर उपयोग जुड़ी गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए बनाया गया समिति प्रायोगिक क्षेत्र के प्रशिक्षण सहित क्या करता है, आनुवांशिक रूप से संशोधित करता है, जीवक उत्पादों को जारी करता है, प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी तत्व देता है। अब CEAC जो अध्यक्षता कौन करता है, MOEFCC विशेष सचिव करेंगे, अपर सचिव द्वारा की जाती है। सह अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। अब वर्तमान इसके 24 सदस्य हैं जो इसके क्षेत्राधिकार का अनुप्रयोग करने के लिए समीक्षा के लिए प्रत्येक माह बैठते हैं। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जो GT उत्पादों को लेकर, जो जेनेटिकली मॉडिफाई है GM फसलों के उत्पादों को लेकर समीक्षा करती है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा क्या हो परामर्श को उचित संरचना, तो इसके लिए बातें लगातार होती है। हम बड़े बड़े औद्योगिक अनुसंधान को लेकर बात कर रहे हैं, हम विश्व के साथ बातें करते हैं कि वो उस देश में, आपको बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ GM फसल को प्रमाणिक तौर पर मान लिया गया। पर सबसे पहला मुद्दा जिस विशेषज्ञों के बीच आम सहमति का अभाव है, GM फसलों के उच्च उत्पादकता का दावा किया जा रहा है। बात हो रही है GM फसलों के समर्थन। तर्क यह है कि देश बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात कर रहा है जिसमें अधिकांश GM तेल है। हम अन्य देशों से GM तेल आयात जो तो जरूर कर रहे हैं। सरकार दावा करती है कि DM सरसों तेल जो धारा आपको लेते हैं, धारा DM आपको याद रखना, एक सेकंड रुक जाइएगा, धारा आपको DMH11 इसका नाम सुने होंगे, जो आपको पाम ऑयल के तौर पर यूज किया जाता है। ये GM फसल के तहत ही निर्धारित बनाया जाता है। इसके आयात निर्भरता कम करने, DMH11 की अधिकता उत्पादक कारण किसानों के आय बढ़ाने की मदद मिल सकती है। लेकिन जब DMH1 के डेवलपर अनुसंधाताओं के अनुसार इसकी उत्पादकता 200-2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं है, तो जबकि देश में सरसों जो उपज है 2500 किलोग्राम से 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उत्पादन तो कम होता है, पर ध्यान रखिएगा यह कहीं ना कहीं तकनीकी समस्या है। हमारा देसी जो फसल है वो उससे कहीं ज्यादा उत्पादन, तो GM को क्यों उत्पादित करेंगे, यह भी एक कंसर्न मुद्दा है। किसान संगठनों ने इसके लिए चिंता व्यक्त किया है कि हमारे पास पहले से ही अधिक उत्पादन वाले फसलें हैं, तो हम GM फसल को क्यों लाएंगे। तो यह सब चीजें आपको देखने को मिलती। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव। जबकि GM समर्थक बिना किसी वैध तर्क के दावा करते हुए इसके आयातित खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, ऐसी बातें की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके लाभ प्राप्त होंगे। चौथा विवादास्पद मुद्दा क्या है, GM बीजों के भारतीय खाद्य और आयुर्वेद के प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है। इससे आयुर्वेदिक प्रभाव अब कम हो जाएगा। खाद्य फसलें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बदल देती जो हमारे भोजन का आवश्यक हिस्सा है। इस तरीके से आप देखते हैं कि लगातार इसके लिए आपको आशंकाएं देखी जा रही है। GM के पर बहस के पांचवा मुद्दा शाकनाशी सहिष्णुता है। अगर शाकनाशी अगर बढ़ जाएगा, विदेशी या देशज कॉन्सेप्ट आप पढ़ते होंगे, विदेशी फसल और देसी फसल। देसी फसल जिसमें अगर विदेशी फसल आता है तो देसी फसल समाप्त होने लगते हैं, उसका इकोसिस्टम समाप्त होना पड़ता है। इसलिए 88% GM फसलों की शाकनाशी हर्बिसाइड सहनशील बनाया गया है। तो इसका मतलब है कि GM फसल आमतौर पर शाकनाशियों के उपयोग को बढ़ाती है, जिससे विषाक्तता बढ़ जाएगी। लगभग सभी फसल शाकनाशी कैंसरकारी साबित होंगे। अर्थात हम खरपतवार को कम करने के लिए उसे क्या बनाएंगे, आपको उसका उपयोग करेंगे तो जो खरपतवार नष्ट करने के लिए जो आपको रसायनों का प्रयोग करेगा वो कहीं ना कहीं कैंसरधारी आपको होगा। तो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आपको देखने को मिल रही है। ये सब चीजें उभर कर सामने GM फसल को लेकर ये सब चिंताएं आपको लगातार देख रही है। चलिए फिर कल हम मिलेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।